हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। और मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही शानदार कंपनी जो कि इंडियन रेलवेज को फंड प्रोवाइड करती है। जो भी रोलिंग असेट है, प्रोजेक्ट्स असेट्स है, सारी चीज़ों के लिए फंड प्रोवाइड करती है। या फिर ये कंपनी क्या करती है, एसेट्स खरीदती है एंड उसको लीज पे दे देती है। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं इसके की पॉइंट्स, कंपनी के बारे में समझेंगे, बिजनेस मॉडल देखेंगे, क्लाइंटेल देखेंगे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कंपनी का स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस देखेंगे। तो अभी हम लोग कंपनी के बारे में देख लेते हैं। कंपनी का नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IRFC। इनकॉर्पोरेट हुई थी 1986 में एज द डेडिकेटेड फाइनेंसिंग आर्म ऑफ इंडियन रेलवे। ऑब्जेक्टिव है ये कंपनी का, मीट द प्रीडोमिनेंट पोर्शन ऑफ एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज फॉर द इंडियन रेलवे। ये कंपनी ने बहुत ही अच्छा बोरिंग किया है एंड देन फाइनेंस असेट उन लोग ने प्रोवाइड किया है इंडियन रेलवेज को। फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे क्या करती है, उनका रिक्वायरमेंट IRFC के पास लेके जाती है। फिर IRFC क्या करता है, उनको दो ऑप्शन देता है। उनको बोलता है कि आप इधर लीज पे ले लीजिए, हम लोग ये चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक बार लीज पे ले लीजिए या फिर आप लोन ले लीजिए। तो अगर वो दोनों में से जो भी बेनिफिशियल रहेगा, फॉर एग्जांपल लीज पे लेना थोड़ा सा सस्ता पड़ रहा है तो उन लोग लीज पे लेंगे, या फिर लीज और ये इक्वल है तो वो लोन से लेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर एक ट्रेन का कोच है, ठीक है, तो ट्रेन का कोच को उन लोग ने अगर लीज पे दिया है तो उनको वो सस्ता पड़ रहा है, और लोन लेके फिर एवरी ईयर उसका इंटरेस्ट चुकाना वो महंगा पड़ रहा है। तो कंपनी क्या बोलती है, इंडियन रेलवेज क्या बोलती है कि ठीक है हमें लीज पे दे दो। तो IRFC वो एसेट बाय करती है और इंडियन रेलवेज को वो लीज पे दे देती है फॉर 30 ईयर्स। उसके बाद में 30 ईयर्स के बाद में अगर वो एसेट की वैल्यू अभी भी अच्छी है और वो एसेट बहुत ही और परफॉर्म कर सकता है तो उसको और 15 ईयर्स के लिए लीज पे देगी। लेकिन उसके बाद में वो कंपनी क्या करती है, IRFC इंडियन रेलवेज को वो सस्ते दाम में बेच देती है या फिर रीजनेबल दाम में बेच देती है। तो इस वजह से कभी भी IRFC को किसी चीज़ का लॉस नहीं होता है। तो दोनों भी बेनिफिट में ही रहते हैं, फ़ायदे में ही रहते हैं। सेकेंड चीज़ रहती है, अगर कंपनी बोलेगी मुझे लोन प्रोवाइड करो, तो लोन अगर दे दिया, फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना है, तो फिर उसके लिए उनको लोन लगता है। लोन की वजह से फिर वो अपना जो भी एनुअल इंटरेस्ट रहेगा वो पे करते रहते हैं। फिर इसका कंट्रीब्यूशन है इंडियन रेलवे डेवलपमेंट में, इंटीग्रल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटेट्स मॉडर्नाइजेशन एक्सपांशन प्रोजेक्ट क्रूशियल फॉर नेशनल कनेक्टिविटी। तो रेगुलेटरी रिकॉग्निशन देख लेते हैं हम लोग। तो ये कंपनी रजिस्टर्ड है RBI में एज अ सिस्टमेटिक इम्पॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसको NBFC भी बोलते हैं। और ये कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी भी कहा जाता है। इसको एक्नॉलेज किया है एज अ मिनी रत्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर and it's substantially involved in the company's strategic direction, then borrowing, operational, financial performance target। यानी कि जो भी डिसीजन मेकिंग रहता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ही होता है। इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी यही डिसाइड करते हैं कौन रहेगा, जो भी इसका बोरोइंग है, फिर उसका ऑपरेशनल फाइनेंसिंग परफॉर्मेंस टारगेट जो भी रहेगा वो, इसका रिस्क मैनेजमेंट जो भी रहेगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही जाता है। अभी ये कंपनी क्या करती है, 3 सेगमेंट्स में काम करती है। तो बिजनेस ऑपरेशन समझ लेते हैं। तो फाइनेंसिंग द एक्विजिशन ऑफ रोलिंग स्टॉक एंड प्रोजेक्ट एसेट्स, यानी कि रोलिंग स्टॉक्स जैसे कि ट्रेन हो गया, ट्रेन के डब्बे हो गए, फिर जो इंजन हो गया, मोटर हो गया, फिर AC हो गया, ये सारे इसके रोलिंग एसेट्स है। ट्रक हो गई, फिर कंटेनर्स हो गए, ये सब इसके रोलिंग एसेट्स रहते हैं। प्रोजेक्ट्स एसेट्स यानी कि बिल्डिंग हो गई, जो स्टेशन की बिल्डिंग्स रहती है या फिर गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है, राइट, तो वो सारे उसके प्रोजेक्ट एसेट्स होती है। तो इसके अंदर वो काम करती है, लेकिन इसको वो लीज पे देती है, ठीक है। लीजिंग ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट, फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एसेट्स है वो भी लीज पे देती है। फिर लैंडिंग टू अदर एंटिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, फॉर एग्जांपल रेल विकास निगम लिमिटेड एंड आयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो ये दोनों कंपनी को वो बजट प्रोवाइड करती है। बजट इन द सेंस कि लोन प्रोवाइड करती है, सो दैट वो अपना डेवलपमेंट जो भी एनहेंसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटलाइजेशन है, सारा कुछ कर सके। तो अगर आप देखेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड एंड आयरकॉन इंटरनेशनल, ये भी बहुत ही अच्छी शानदार कंपनी है। अभी रेलवेज के अंडर
फाइनेंस करती है ये IRFC, देन आयरकॉन RVNL ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, IRCTC उसका टिकटिंग का काम देखती है, टूरिज्म एंड टिकटिंग का काम देखती है। तो हर एक रेलवे गवर्नमेंट कंपनी है जो कि एक अलग अलग सेक्टर में काम कर रही है, राइट। तो अगर आप जानना चाहेंगे RVNL और आयरकॉन के बारे में तो मैंने इसका वीडियो बना के रखा है, डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में प्रोवाइड किया है, प्लीज़ जाके आप वो वीडियो देखिए और आप उस कंपनी के बारे में समझिए। अभी हम लोग कंपनी का प्रॉस कॉन्स देख लेते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन देख लेते हैं। तो कंपनी इज ट्रेडिंग एट 0.76 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, ऑपरेटिंग इनकम हैज़ ग्रोन वेल फॉर द कंपनी ओवर पास्ट 3 ईयर्स। 3 ईयर्स का CAGR है 21.20% का। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड सब्सटेंशियल प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 25.68% ओवर पास्ट 3 ईयर्स। प्रोमोटर होल्डिंग इज 86.36%, जो कि कम हो जाएगी अभी इसी ईयर में मे बी, या फिर अभी तक कोई डेट डिसाइड नहीं हुई, लेकिन इसको कम होना ही होगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल 75% का ही प्रमोटर होल्डिंग रह सकता है। अभी लिमिटेशन देख लेते हैं कंपनी का। तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एज 2.72 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, टैक्स रेट सेम्स लो, कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। फिर कंपनी हैज़ हाई डेटर ऑफ 3730 डेज का। तो अभी हम लोग कंपनी का नंबर्स देख लेते हैं। ये तो AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट CAGR है उसका 23.90% का, फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 19 से लेके फाइनेंशियल ईयर 24 हाफ ईयर का तक का 23.90% का है। फिर नेटवर्थ कंपनी का HY1 फाइनेंशियल ईयर 24 का है 47,683 करोड़ का। फिर ROA इसका है 13.03% एंड ROA है इसका 1.29%। क्रेडिट रेटिंग भी बहुत ही अच्छी है इसकी, बहुत ही अमेजिंग है। आप देखिए यहाँ पे क्रेसिल का क्रेडिट रेटिंग है AAA, ICRA का AAA। ये क्रेडिट रेटिंग की वजह से ये कंपनी को बहुत ही जल्दी और इजीली लोन मिल जाता है, जिसकी वजह से वो अपना बिजनेस बहुत ही स्मूथली चलाते हैं, यानी कि लोन लेते हैं एंड देन उसको थोड़ा सा हायर अमाउंट पे लोन कंपनीज को देते हैं, राइट। NIM मतलब कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन है इसका 1.33 का, और टोटल कर्जा है इस कंपनी पे 4,06,432.64 करोड़ का। तो अभी हम लोग देख लेते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट एक्सपोजर टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो लोन टू RVNL को 1.06% का लोन है। एडवांस अगेंस्ट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट टू लीज है 48.49%। देन लीज रिसीवेबल प्रोजेक्ट एसेट्स, यानी कि वो जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रहते हैं जैसे बिल्डिंग हो गई, ब्रिज हो गए, ये सब है, इसके लिए भी लोन देते हैं, ठीक है, लीज पे देते हैं। तो वो 13.16% का है एंड देन लीज रिसीवेबल रोलिंग एसेट का है 37.29%। तो अभी हम लोग बोरोइंग मिक्स देख लेते हैं इसका। तो बोरोइंग मिक्स में आप देखेंगे यहाँ पे बोरोइंग मिक्स है इसका नेशनल सेविंग स्मॉल फंड से 4.31% का बोरोइंग मिलता है। फिर शॉर्ट टर्म लोन है 0.69 का एंड बॉन्ड इंक्लूडिंग 54 EC बॉन्ड्स है 45.93% का। फिर लॉन्ग टर्म लोन है 32.07% का एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है 17.01% का। और यहाँ पे सारी क्रेडिट रेटिंग है अकॉर्डिंग टू कंपनी। केयर से केयर AAA ये भी स्टेबल, देन मोदीज Baa3 स्टेबल, ये सारी क्रेडिट रेटिंग है जिसकी वजह से उसको इजीली लोन मिल जाती है। अभी हम लोग कंपनी के की रेशियोज देख लेते हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट की रेशियोज है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है 1.33% का है, ये हाफ ईयर का डेटा है फाइनेंशियल ईयर 24 का। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.03 का, नेट गियरिंग रेशियो है 8.52 का, CRAR है 632.79% का, बुक वैल्यू पर शेयर है 36.49, EPS है 4.75 और डिविडेंड इंटरिम दिया था उसने 0.80 पर शेयर का। तो अभी हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज देख लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,29,836 करोड़ का, यानी कि बहुत ही बड़ी कंपनी है ये। मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही बड़ा है इसका। करंट प्राइस है 99.4, लो बनाया था 25 रुपीज़ का और हाई बनाया है 104 रुपीज़ का। कंपनी का PE है 21.4 और इंडस्ट्री PE देखेंगे तो 30 नहीं, यानी कि अपनी इंडस्ट्री PE से ये हाई वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है। ROCE है 5.32% का, ROE है 14.7% का। फिर बुक वैल्यू है 36.5, फेस वैल्यू है 10, ये कंपनी का स्प्लिट्स दे सकती है इन फ्यूचर। EPS है 4.64, डेट टू इक्विटी है 8.52, प्राइस टू अर्निंग 21.4,
डिविडेंड पे आउट है 30.9, यानी कि ये कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड दिया है और इसने 2 बार डिविडेंड दिया है, एक बार इंटरिम डिविडेंड दिया है एंड देन फाइनल डिविडेंड दिया है इसने। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए तो कंपनी बहुत ही अच्छी है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.72, एनपीएम लास्ट ईयर का है 26.5, करंट रेशियो है 11.9, क्विक रेशियो है 11.9 सेम। क्वार्टरली सेल्स है 16.5% का, क्वार्टरली प्रॉफिट है 9.59% का, लेकिन वो माइनस में है। ईवी एबिडा है 20.4 का। 1 ईयर रिटर्न इसने दिया है 205% का। प्रॉफिट ग्रोथ इसका माइनस में है, -6.11% का। देन सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो हम लोग 15.3 का है। पीजी रेशियो है 0.85 का। तो ये था कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोस। तो अभी हम लोग कंपनी के पेयर कंपैरिजन देख लेते हैं। तो इसमें है IRFCA सबसे टॉप पे है क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है अदर कंपनीज से। फिर पावर फाइनेंस है, REC लिमिटेड, इंडियन रिन्यूएबल, IFCI, टूर फाइनेंस कॉरपोरेशन, फिर गुजरात फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये सारे इसके पेयर कॉम्पिटिटर है। तो अभी हम लोग कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में सेल्स देखेंगे कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है, एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुआ है एंड देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी इंक्रीज हुआ है, 6,733 करोड़ का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 100%। देन अदर इनकम है 1, इंटरेस्ट 5,181 का है। देन अगर हम लोग ये देखेंगे EPS इसका 1.19 का है एंड देन नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 1,550 का है। प्रीवियसली 1,557 का था, यानी कि स्लाइटली डिक्रीज हुआ है नेट प्रॉफिट में। देन इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 1,550 का एंड सेम इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रीवियस क्वार्टर का था 1,557 का, यानी कि इधर पे भी माइनर सा रिड्यूस है। प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं इसका। तो सेल्स है इसका 25,900, प्रीवियसली था 23,892 का। एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ है 141 का है अभी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 25,760 का है और पहले था 23,758 का, यानी कि ये भी इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है 99%। देन अदर इनकम 43, इंटरेस्ट है 19,721 का। फिर हम लोग देखेंगे इसका EPS इन रुपीस 4.65 और पहले था 4.85, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। ओके, नेट प्रॉफिट है इसका 6,068 और पहले था 6,339 का। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6,068 का है एंड पहले था 6,337 का। % का है ट्रेलिंग 12 मंथ का। प्रॉफिट ग्रोथ इसका कम हुआ है लेकिन 3 इयर्स में 26% का है। ट्रेलिंग 12 मंथ का -6% है। CAGR है 205% का। देन रिटर्न ऑन इक्विटी है 15% का। अभी हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो इक्विटी कैपिटल है 13,069 करोड़ का। देन रिजर्व है उसके 34,615 का और पहले कम था इसका। देन बोरोइंग इसकी कम हुई है कंपैरेटिवली, पहले 4,18,935 का था और अभी 4,06,443 का, यानी कि कम किया है बोरोइंग इसने। देन इसका हम लोग टोटल लाइबिलिटीज देख लेंगे तो 4,97,014 करोड़ का है। देन टोटल एसेट है इसके पास 4,97,014 करोड़ का। अभी हम लोग कंपनी का कैश फ्लो देख ले। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस में ही है, पहले -64,412 का था लेकिन अभी कम होके -28,584 का हो गया है। देन कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 28,643 करोड़ का है और पहले था 64,266 करोड़ का, यानी कि ये भी कम हो गया इसका। देन कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 0 है। नेट कैश फ्लो है 60 करोड़ का और लेकिन ये अभी प्लस में हो गया, पहले -151 का था। देन अभी हम लोग रेशियोज देख लेते हैं कंपनी की। तो डेटर डे है 3,730 का, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। कैश कन्वर्जन साइकिल है 3,730 का, जो कि इंक्रीज हो गया है, पहले था 3,609 का। सिमिलरली इसका वर्किंग कैपिटल डे थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है कंपैरेटिवली, लेकिन पहले था 7,593 का और अभी है 6,995 का। तो अभी हम लोग कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो प्रोमोटर होल्डिंग इसका बहुत ही अच्छा है। इसने तो 68.36% का होल्डिंग पहले से रखा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल इतना रख नहीं सकते, तो अभी इन लोगों को
अपनी होल्डिंग कम करनी पड़ेगी, जिसके लिए कंपनी OFS लाएगी और फिर अपनी होल्डिंग कम करेगी। FII का देखेंगे तो इसने 1.15 का था 2023 मार्च में, देन उसने 1% मतलब एक भी नहीं, बहुत ही माइनर सा स्टेक इसने कम किया है, ठीक है। देन DI का देखेंगे तो DI ने अपना स्टेक कम किया है, कंटिन्यूसली कम किया है। 2.63% था मार्च 2023 में, देन जून में 2.02 हुआ और अभी सितंबर 2023 में 1.63 का हुआ। अभी पब्लिक का होल्डिंग देख लेते हैं, सबसे इसमें तो इंक्रीज ही होते जा रहा है। 9.66 से 9.87 हुआ, देन 10.49 हुआ, अभी 10.88 हुआ, क्योंकि रेलवे स्टॉक्स में आपको जैसे कि पता ही होगा कि सब लोग एकदम ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है। गवर्नमेंट भी कंपनी को बहुत सारा बजटिंग दे रही है सो दैट वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी बना सके, इसलिए इसको फाइनेंसिंग भी हो रही है, इसमें डेवलपमेंट भी हो रहा है, जिसकी वजह से लोग जो मीन्स जो प्रमोटर्स है FII DI ने इसके अंदर अपनी होल्डिंग बनाई थी और ये स्टॉक अभी कंटिन्यूसली भाग रहा है, जिसकी वजह से और रिटेल इन्वेस्टर इसमें अपने पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो अभी हम लोग कंपनी का चार्ट देख लेते हैं। तो चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो ये IRFC का मैंने डे का चार्ट लगाया है, यानी कि इसके अंदर आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में जा रहा है ये, ठीक है। लेकिन इसने अगर आप ये ठीक से देखेंगे इसको तो ये देखिए यहाँ पे वो कंसोलिडेशन फेज में चला गया था, ठीक है। बहुत टाइम तक वो कंसोलिडेशन फेज में था, देन फिर वो अप ट्रेंड बनाया, देन अगेन वो उसने छोटा सा कंसोलिडेशन फेज बनाया है, देन फिर वो भागा एंड देन अगेन आप देखेंगे तो ये एक कंसोलिडेशन फेज ही है उसका, ठीक है। तो ये वाला स्टॉक अगर आप देखेंगे तो इतना नहीं भाग पाया है, लेकिन हाँ इसने मतलब पैसा तो डबल बना के दिया ही है और अभी भी इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है ऊपर जाने का, क्योंकि अभी जो बजट आ रहा है जिसके अंदर अभी डिसाइड होगा, मतलब रेलवे से रिलेटेड तो बजट हर साल निकलता ही है, तो अभी फ्यूचर को देख के उनको अपना जो भी उनका गोल है, जो भी टारगेट है उसको अचीव करना है, जिसके लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना पड़ेगा, राइट। तो इस वजह से उनको उसमें बजटिंग में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, एक अमाउंट एलोकेट करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो अभी जो फरवरी में बजट आएगा तो उसमें पता चलेगा कि इन लोग कितना एलोकेशन देते हैं। लेकिन रेल का अगर आप देखेंगे तो ये हमेशा ऊपर ही जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल और बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए ही बता रही हूँ, मैं आपको ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये देखिए ऑलरेडी ये भाग चुका है यहाँ से लेके ये कंटिन्यूसली यहाँ पे ये ट्रेड हो रहा था 35 रुपीज़ का समथिंग, एंड अभी वो 99 रुपीज़ 100 टच कर चुका है, ठीक है। 100 से ज़्यादा वो टच कर चुका है। तो फिर अभी हम लोग बता नहीं सकते, इसमें करेक्शन भी आ सकता है, या फिर ये भी एक जैसे यहाँ पे वो कंसोलिडेशन फेज में गया था तो यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन फेज बना दे, बराबर। इसके लिए शॉर्ट टर्म के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी ये स्टॉक, और लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो मतलब सोचने की बात नहीं। अगर आपको 10 साल के लिए या 5 साल के लिए भी आप इसमें होल्डिंग बना के रखते तो ये ऑब्वियसली आपका पैसा डबल ही करेगा। अभी इसमें हम लोग ना वीकली देख लेते हैं। वीकली अगर आप देखोगे तो ये कंटिन्यूसली बढ़ा है, ठीक है। देन मंथली चार्ट में बताती हूँ आपको, यहाँ पे देखिए कैसे भागा है ये कंटिन्यूसली, इधर से इधर वो जो रुका था उसके बाद में वो कंटिन्यूसली भाग रहा है। यहाँ पे सिर्फ उसने रेड कैंडल बनाई है, अदरवाइज वो कंटिन्यूसली भागा है। इसके लिए मुझे ये स्टॉक तो बहुत पसंद है और मेरी होल्डिंग्स तो है इसमें, बट कैसा है कि जैसे करेक्शन आएगा, जैसे ये यहाँ पे आया है तो मैं इसको बाय करूँगी, मतलब जो भी मेरे पास है मैं एवरेज करूँगी इसके अंदर। यहाँ पे आता है तो मैं वापस से अपनी एंट्री लूँगी, फिर यहाँ पे एक बार 90 पे मैं एक बार एंट्री लूँगी, देन यहाँ पे 75 पे इसका है स्टॉप लॉस, फिर यहाँ पे है 70 पे, यहाँ पे मैं एंट्री लूँगी। मतलब जैसे ही ये स्टॉक करेक्शन देगा तो मैं एंट्री लूँगी, लेकिन ये मेरा कोई आपके लिए रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ आप अपना इन्वेस्टमेंट सोच समझ के कीजिए, पहले कंपनी को समझिए, पूरा वीडियो अच्छे से देखिए और भी एनालिसिस खुद से कीजिए एंड फिर डिसाइड कीजिए कि आपको इसमें एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है। लेकिन अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपको इसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रेलवे स्टॉक्स है तो रेलवे के अंदर हमेशा लोग टिकट लेंगे, रेल ट्रैक्स बनेंगी, कोच बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ने कवर कर लिया है, कंपनी के बारे में समझा, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझा, देन नंबर्स देख लिए, कंपनी के लिमिटेशन स्ट्रेंथ देख लिया। ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये रेलवे स्टॉक से रिलेटेड है, यानी कि रेलवे की NBFC है, ठीक है। तो कंपनी को
हमेशा ग्रो ही करना है। क्यों? क्योंकि रेलवे में डेवलपमेंट चलता रहेगा, ट्रेन्स नए नए बनते रहेंगी, जो पुरानी ट्रेन है वो भी सर्विसेज के लिए सर्विस में जाएगी, जो उस ट्रेन में जो भी खराबी आ गई है, इंजन में जो भी खराबी आ गई है, ये सारी चीज़ें उसमें लगेंगी। फिर जो ट्रैक जो बन रहे हैं तो उसमें भी हमेशा मॉडिफिकेशन, एवरी टाइम उसमें चेकिंग वगैरह चलती रहती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए पैसे लगते हैं, फंड लगता है। तो फंड के लिए हमेशा IRFC के पास ही वो लोग जाएंगे। इंडियन रेलवेज हमेशा IRFC को अप्रोच करेगी कि फ़ंड प्रोवाइड करने के लिए, और वो फंड प्रोवाइड करेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका है कि जो भी बजट निकलता है एवरी ईयर, तो बजट में हमेशा रेलवेज के लिए भी बजट का एक हिस्सा दिया जाता है, सो दैट रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते रहे, रेलवे को मेंटेनेंस होते रहे। इसके लिए मुझे ये कंपनी बहुत ही अच्छी लगती है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही अच्छी है। थोड़ा थोड़ा अमाउंट अगर इसमें हम लोग इन्वेस्ट करते रहे तो लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा ग्रोथ दे सकती है। अभी तो ये स्टॉक काफ़ी भाग चुका है, लेकिन अगर हम लोग इसमें करेक्शन आता है तो हम लोग इसमें एंट्री लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। क्योंकि अब कंपनी, अभी इस वीडियो से आपको कंपनी के बारे में पता चल गया, तो डरना बिल्कुल नहीं। अगर जैसे ही करेक्शन आता है आप इसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे पास भी ये स्टॉक है, मैं भी वही करती हूँ, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करती हूँ, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोचती हूँ। लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग इसमें इन्वेस्टेड रहेंगे तो ये हमें डेफिनेटली प्रॉफिट ही देगा, क्योंकि डेवलपमेंट फ्यूचर में 5 ईयर्स में, 10 ईयर्स में तो बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट होने वाला है। नए नए ट्रैक्स बनेंगे, नई ट्रेन्स आ रही है। अभी आपको पता है वंदे भारत ट्रेन आ रही है, तो उसमें कितना सारा डेवलपमेंट लगेगा, उसमें ट्रेन्स लगेंगी, उसमें नए ट्रैक्स, ब्रिज, सारी चीज़ें लगेंगी उसके लिए। इसके लिए आप इसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहिए, और अगर इन्वेस्टमेंट भी कर दिया आपने तो डिविडेंड ये साल में 2 बार देती है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारा क्वांटिटी है इस शेयर का, तो फिर आप लोग को डिविडेंड भी साल में 2 बार मिलेगा। इसके लिए मैं कोई आपको एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ कि आपको ये स्टॉक लेना चाहिए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, सिर्फ मैं ये इतना ही बता रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ आप ये वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।